नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। धामी सरकार की कैबिनेट बैठक आज है। बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है, जो कि महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं। कल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की हो रही है पहल। तो धामी सरकार की कैबिनेट बैठक आज है। बता दें कि बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। एकल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की हो रही है पहल। 75% सब्सिडी दिए जाने का आ सकता है प्रस्ताव और नए स्कूलों में शिक्षकों के बढ़ाए जाएंगे पद। तो महत्वपूर्ण जानकारी, जहां एकल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का जो प्रस्ताव है वो रखा जा सकता है। 75% सब्सिडी दिए जाने का प्रस्ताव भी आ सकता है। नए स्कूल में शिक्षकों के बढ़ाए जाएंगे पद। सेवा क्षेत्र की नीति के प्रस्ताव पर भी चर्चा संभव है। सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के मानदेय बढ़ाने पर भी चर्चा संभव है। तो आज बैठक होने जा रही है। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। ऐसे में आपको बता दें कि 75% सब्सिडी दिए जाने का प्रस्ताव भी आ सकता है। सेवा क्षेत्र की नीति के लिए प्रस्ताव हो सकता है जारी और नए स्कूलों में शिक्षकों के जो वेतन है उसको बढ़ाने में भी सोच विचार किया जा सकता है इस बैठक में। तो सेवा क्षेत्र के नीति पे भी प्रस्ताव हो सकता है। सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के मानदेय पर भी चर्चा संभव है। अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधे देहरादून से। अभी ये बैठक कब होने जा रही है, क्या कुछ जानकारी? जी, आज धामी सरकार की महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक होगी। सचिवालय में दोपहर बाद 3:30 बजे ये बैठक यहाँ पर होगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होगी और कई अहम प्रस्तावों पर इस कैबिनेट बैठक में निर्णय आज लिया जा सकता है। ये कह सकते हैं कि आज की जो कैबिनेट बैठक है, जिसमें राजस्व, विधायी, कार्मिक, वित्त विभाग से जुड़े हुए कई प्रस्ताव यहाँ पर आ सकते हैं, जिन पर मंत्रिमंडल अपनी चर्चा के बाद अपने अंतरिम मंजूरी यहाँ पर दे सकता है। कर्मचारियों की जो सेवा नियमावली में जो संशोधन संबंधी जो प्रस्ताव होंगे, उन प्रस्तावों को भी कैबिनेट बैठक में सम्मिलित यहाँ पर रखा जाएगा। कोशिश चाहिए धामी सरकार की कि राज्य में जो विकास की जो रफ्तार है वो तेज हो सके और विभागों की जो लक्ष्य है, जो विभागों का जो लक्ष्य है वो तय समय पर प्राप्त किया जा सके। इसके अलावा आज ये कह सकते हैं कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो 75% सब्सिडी वाला जो ऋण है, उस ऋण को देने के लिए भी आज कैबिनेट की तरफ से यहाँ पर मंजूरी दी जा सकती है, जो राज्य में एक क्रांतिकारी कदम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हो सकता है। जी, और कौन कौन से प्रस्ताव जो है वो रखे जा सकते हैं? स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव भी रखा जा सकता है क्या? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि राज्य के जो अस्पताल है, उन अस्पतालों में डॉक्टरों की तैनाती हो सके, जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल सके। उसके लिए जरूरी है कि जो महत्वपूर्ण जो बड़े अस्पताल हैं, चाहे जनपद मुख्यालय के जो अस्पताल हों, उनमें सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की तैनाती की जाए। उसके लिए पिछले जो लंबे समय से जो मानदेय है जो सुपर डॉक्टरों का, उसको बढ़ाने पर यहाँ पर विचार विमर्श हो सकता है। कैबिनेट उस पर अपना निर्णय यहाँ पर ले सकती है। यानी जो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर होंगे, उनके बढ़ा हुआ मानदेय उनको देने का काम यहाँ पर किया जाएगा। साथ ही जो उनका सेवा जो क्षेत्र होगा, उस सेवा क्षेत्र का विस्तार करने पर भी यहाँ पर चर्चा होगी। यानी डॉक्टरों को बढ़ा हुआ वेतनमान तो यहाँ पर देने का सरकार की तरफ से सौगात उन्हें दी जा सकती है, लेकिन उनका जो कार्य क्षेत्र होगा, उस कार्य क्षेत्र में भी यहाँ पर बढ़ोतरी की जाएगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा अस्पताल उस दायरे में आ सके और जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ यहाँ पर मिल सके। इसके अलावा जो दूसरी जो बड़ी मांग है, जैसे आप नए जो उच्चीकृत जो विद्यालय है, वहां पर शिक्षकों के जो पद है, उन पदों को भरने की मांग पर भी आज कैबिनेट विभाग अपना निर्णय यहाँ पर ले सकता है। उन शिक्षकों के जो पद हैं, उन पदों को बढ़ाने का निर्णय यहाँ पर हो सकता है। यानी ये समझा जा सकता है कि राज्य में रोजगार की दिशा में जो सरकार क्षेत्र बढ़ा रही है, उसके अवसर यहाँ पर युवा बेरोजगार को मिलने की संभावनाएं ज्यादा है। कैबिनेट की इस बैठक के माध्यम से वो सौगात बेरोजगार युवाओं को यहाँ पर मिल सकती है। तो ये समझा जा सकता है कि धामी सरकार की कैबिनेट बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण है और इसके जो आज के जो निर्णय होंगे, वो निकट भविष्य में एक विकास की दिशा में सकारात्मक पहल होंगे और राज्य विकास की रफ्तार पर आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। जी, इतना तो साफ हो गया है कि इस बैठक में हर एक क्षेत्र को ध्यान में रखा गया है और उसी का प्रस्ताव जो है वो इस बैठक में रखा जाना है। अब चाहे महिलाओं की बात की जाए, चाहे शिक्षा के क्षेत्र की बात की जाए या स्वास्थ्य की। देखिए, उत्तराखंड सरकार इस समय अपना उत्तराखंड राज्य को 2025 तक विकसित राज्य की श्रेणी में लाने की दिशा में आगे बढ़ती नजर आ रही है। सरकार की तरफ से लक्ष्य भी निर्धारित किया जा चुका है। यानी जब उत्तराखंड राज्य
अपना रजत जयंती समारोह मना रहा होगा 2025 में, तो उत्तराखंड राज्य को विकसित राज्यों की श्रेणी में शुमार करना राज्य सरकार का लक्ष्य है। तो ऐसे में सरकार हर उस कदम को बढ़ाने का काम यहाँ पर कर रही है जिससे राज्य के भीतर विकास की रफ्तार बढ़ सके, राज्य की जनता को विकास की योजनाओं का लाभ मिल सके और उत्तराखंड राज्य में चहुमुखी विकास यहाँ पर हो सके। तो कोशिश हमारी सरकार की यही है कि हर उस क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम किया जाए जिससे जनता को लाभ मिल सके और उत्तराखंड का जो पहाड़ी जो क्षेत्र है वहां पर भी विकास की जो रफ्तार है वो और तेज की जा सके। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। और 22 जनवरी को श्री राम लला अपने मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं, जिसको लेकर देश भर में उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं उत्तराखंड के देहरादून में भी एक संध्या राम के नाम कार्यक्रम संस्कृत विभाग ने आयोजित की है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शोभा मशहूर गायक कैलाश खेर और कन्हैया मित्तल ने अपने भजनों से बढ़ाई है। दोनों गायकों के भजनों में सनातनी झूमते हुए नजर आए। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम धामी का राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर धन्यवाद किया। प्रारंभ हो चुका है और 14 तारीख से 22 तारीख तक उत्तराखंड के प्रत्येक मंदिरों में भगवान राम के संकीर्तन होंगे। बड़ी संख्या में उत्तराखंड के नागरिक अपने अपने मंदिरों में और भव्य राम मंदिर के में प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव को एक भव्यता का स्वरूप देंगे। और राम मंदिर को इतनी भव्य दिव्य तरीके से बना रही है तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री जी सफेद कपड़ों में संत है साहब, जिस प्रकार से काम करते हैं। बड़ी सर्दी में भी काशी जाते हैं तो गंगा जी में डुबकी लगा के आते हैं, शिवलिंग के आगे बैठते हैं तो रुद्राभिषेक करके उठते हैं। -3 डिग्री में भी 72 साल की उम्र में केदारनाथ जी जाते हैं। तो ये काम तो संतों के हैं, देश को भी चला रहे हैं और हमारे सनातन को भी चला रहे हैं। तीनों लोक में भगवान राम का गुणगान हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे राम युग प्रारंभ हो रहा है। राम राग में तो सब गाते हैं। मेरे प्रभु श्री राम के अनुराग में गाने के लिए कैलाश खेर और कैलासा आज आए हैं देहरादून की ऐसी तपोभूमि पर जहां देवतुल्य जनता जनार्दन परमात्म स्वरूप बनकर बैठी रहेगी समक्ष। और मेरे महादेव के चरण हैं ये देहरादून, मेरे हिमालय की तलहटी है ये देहरादून। और देहरादून मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू ने अतिक्रमण रोकने के लिए सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। मुख्य सचिव ने कहा है कि सरकारी अर्ध सरकारी सार्वजनिक निगमों ग्राम सभाओं पर कब्जा रोकने के लिए पोर्टल और मोबाइल ऐप तैयार किया गया है, जिस पर विभाग अपने अपने कब्जे वाली जमीनों का डायमेंशन और लोकेशन के साथ पोर्टल पर डाटा अपलोड करेंगे। मुख्य सचिव ने कहा है कि इस पूरे कार्य में राजस्व परिषद को सक्रिय भूमिका निभानी होगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि हम जितनी जल्दी ये काम पूरा करेंगे उतनी अधिक भूमि अतिक्रमण होने से बचा सकेंगे। खबर हरिद्वार से है, जहां राम भक्तों का उत्साह खूब देखने को मिला है। बस स्टैंड पर खड़ी बस से अचानक जय श्री राम के नारे लगने शुरू हुए। यात्रियों का उत्साह देखते हुए पूरे बस स्टैंड पर हलचल मच गई। दरअसल आज से हरिद्वार से अयोध्या के लिए बस सेवा शुरू की गई है, जिसके पहले दिन यात्री खूब खुश नजर आए। आपको बता दें कि ऋषिकेश से चलने वाली ये बस नजीबाबाद मुरादाबाद होते हुए 14 घंटे का सफर तय कर अयोध्या पहुंचेगी। AGM सुरेश चौहान ने बताया कि हरिद्वार से इसका किराया सामान्य रखा गया है, जिसमें एक यात्री को अयोध्या तक के लिए 970 रुपए देने होंगे, जबकि ऋषिकेश से किराया करीब 1100 रुपए होगा। यात्रियों के भारी उत्साह के बीच ACM रोडवेज ने हरी झंडी दिखाकर बस को रवाना किया। बस स्टैंड से लेकर बस के अंदर जय श्री राम के नारों के बीच बस अयोध्या के लिए रवाना हुई। यात्रियों ने धामी सरकार का धन्यवाद करते हुए इसे एक अच्छी पहल बताया है। इसका रूट जो है ये प्रारंभ जो है ऋषिकेश से होगी ये बस। ऋषिकेश से 7 बजे चलेगी, यहाँ पे 8 बजे आएगी, 8:30 बजे प्रस्थान होगा यहाँ से हरिद्वार से इसका। और हरिद्वार से ये नजियाबाद, नगीना, धामपुर, शिवहारा, कांठ, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, सीतापुर, सिंधौली, लखनऊ होते अयोध्या जाएगी। सरकार की तरफ से
बहुत अच्छी बात है ये राम मंदिर के लिए इन्होंने बस चलाई है। इसमें बहुत यात्रियों को सुविधा होगी, कम से कम राम जी के दर्शन करने को सौभाग्य प्राप्त होगा। ये तो सरकार का बहुत अच्छा कदम है, इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद करता हूँ। तो बस स्टैंड में जय श्री राम के नारे लगाए गए हैं, लोगों का उत्साह देखने को मिला है। यात्रियों ने धामी सरकार का धन्यवाद भी जताया है। बता दें देहरादून टू अयोध्या जाएगी ये बस, और इसी के साथ साथ एक जो बस है उसकी सेवा ऋषिकेश से अयोध्या भी की गई है। तुषार गुप्ता देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तुषार, एक नई पहल यहाँ पे शुरू हो चुकी है, 22 तारीख का इंतजार सबको है और इसके जरिए हर एक राज्य में तैयारी की जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल। अगर बात की जाए तो मैं अभी आम बस में नहीं हूँ, जो ये देहरादून से जो अयोध्या बस जा रही है उस बस में मौजूद हूँ। और आप देख सकते हैं जो यात्री है, फिलहाल अभी जो यात्रियों की कमी देखी जा रही है। कुछ जो सीधे अयोध्या नहीं जा रहे हैं, कई कई जगह जो बीच में पड़ती है वहाँ तक ये लोग जा रहे हैं, क्योंकि 22 जनवरी अभी दूर है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा उस दिन होनी है। और ऐसे में जो लोग हैं उनके अंदर जो उत्साह है वो तो देखने को मिल रहा है। और साथ साथ जो यहाँ के कहा जा सकता है ड्राइवर है और कंडक्टर है, उनका ये कहना है कि आने वाले समय में जो भीड़ है वो देखने को मिल सकती है। हमारे साथ यहाँ पर लोग मौजूद हैं। सर, कितने किलोमीटर का पूरा ट्रैक है और किस तरह से? सर ये मुझे मालूम नहीं, इनसे पता चला। देख ये हमारे साथ कंडक्टर साहब हैं। सर, कितना लंबा सफ़र है, कहाँ से ये गाड़ी होती हुई जाएगी? भैया 750 किलोमीटर है वन साइड का, और सीतापुर, शाहजहाँपुर, लखनऊ, फैजाबाद, बाराबंकी को होते हुए ये सीधी अयोध्या जाएगी। और इसका चार्ज जो है ना 1095 रुपये है एक पैसेंजर का। कितना बड़ा सौभाग्य मानते हैं कि? बड़ा सौभाग्य है जी, हमें श्री राम के दरबार में जाने की अनुमति मिली। देखिए, बिल्कुल अगर लोगों के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य हो रहा है। हमारे साथ या दूसरे ड्राइवर भी हमसे मौजूद है। सर, कल से ये बस सेवा शुरू हुई है, कैसा लग रहा है कि राम जन्मभूमि आपको जाने का मौका मिला? भाई हमें तो बड़ा अच्छा मौका मिला, अच्छा सौभाग्य मिला है। चलो भाई, इस बहाने से राम दरबार के दर्शन हो जाएंगे। भाई अगर बात की जाए तो जिस तरह से केंद्र ने पहले से ही बोला था कि राम मंदिर बनेगा इस बार, और इस बार किस तरह से देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो? प्रधानमंत्री ने तो जो करा वो सबसे अच्छा करा, आज तक किसी ने ऐसा करा ही नहीं, ना सोचा कभी। हमारे साथ ड्राइवर साहब भी है। सर, किस तरह की भावनाएं रखते हैं राम मंदिर जा रहे हैं? हमें बहुत जो है कहते हुए खुशी हो रही है, हर्षोल्लास है मन में। भाई हमें राम मंदिर में जो है दर्शन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है, और माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी पुष्कर धामी जी ने ये अवसर हमें दिया है, उनके बहुत आभारी हैं। और हमें ड्यूटी जाते हुए बहुत खुशी हो रही है। सेवा का मौका मिल रहा है साफ तौर पर? हाँ जी, साथ में हमें जो है जनता की सेवा का मौका मिल रहा है, और भगवान श्री राम के चरणों में माथा टेकने को मिलेगा। इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है? बिल्कुल, जो लोग हैं, जो कंडक्टर्स हैं, उनके भी ये कहना है कि जो लोग जो खुशी का माहौल है, 22 तारीख को राम जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा होनी है। और ऐसे में जो लोग है और साथ साथ जो आम जनमानस है उसमें जो खुशी है वो साफ तौर पर नज़र आ रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम धामी सहित जो योगी आदित्यनाथ है उनकी तारीफ करते हुए जो लोग हैं वो नज़र आ रहे हैं। जी तुषार, अभी भले से बस खाली लग रही है, लेकिन आने वाले दिनों में लग सकता है कि यहाँ पे बस में लोगों की संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि लोगों को पाव रखने की भी जगह नहीं होगी। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से आपने कहा कि जो आने वाले समय होगा 22 जनवरी के बाद, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा, जिसका 500 सालों से लोग इंतज़ार कर रहे थे, सनातन धर्म इंतज़ार कर रहा था कि कब वो मंदिर बनेगा। बाबर का ज़माना आया, उसके बाद अगर बात की जाए तो अंग्रेज़ों ने राज किया देश में, और उसके बाद भी मंदिर नहीं बन पाया। लेकिन अब जो सपना था 500 सालों का वो पूरा हो चुका है। राम राज्य जिसका सपना जो सनातन धर्म देख रहे थे कि जो रोग मुक्त होगा, साथ साथ सब में समानता देखेगा, वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। आने वाले समय पर विकास की जो चौमुखी बात कर रही है सरकार, वो देखने को मिलेगी। तो इसी के तहत कहा जा सकता है कि आने वाले 22 जनवरी के बाद जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी तो इसके बाद जो भीड़ है वो अत्यधिक देखने को मिलेगी। तो एक दिन में कितनी बसें यहाँ से रवाना होती है और कितने अंतराल पे, कितने वक्त के अंतराल पे? देखिए, अगर देहरादून की बात की जाए तो 11:30 बजे ये बस निकलती है रोज़ाना, और अगले दिन 5:30 बजे अयोध्या पहुंचती है। और अगर मैं यहाँ के कुछ यात्री यहाँ पर जा रहे हैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगा। मैडम, आप कहाँ जा रही है? जी, मैं सीतापुर जा रही हूँ। अयोध्या तक ये बस चलाई जा रही है, किस तरह से लग रहा है? राम मंदिर भी बनने जा रहा है 22 तारीख को। जी, ये तो बहुत अच्छे और हम सभी के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है कि भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है और उनको एक अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो सरकार किस तरह से कार्य कर रही है अगर बात की जाए?
सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। अगर हम लोग अपनी तरफ से देखें तो सरकार बहुत अच्छा कर रही है और हम लोग के हित में कर रही है। देखिए बिल्कुल जो यात्री भी हैं वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और अयोध्या को लेकर ये जो बसें हैं वो 11:30 बजे और कल शाम को ये 5:30 बजे अयोध्या पहुंचेगी। तो एक बस सर्विसेज चलाई जा रही है हर दिन और लोगों की अगर 22 जनवरी के बाद ये डिमांड बढ़ती है कि जो लोग हैं वो अत्यधिक आएंगे, तो ऐसे में जो बसेज हैं वो भी अत्यधिक बढ़ाई जाएगी। जी, ना सिर्फ देहरादून बल्कि ऋषिकेश से भी ये बस शुरू की गई है। जी हाँ, बिल्कुल हरिद्वार और ऋषिकेश से भी ये बसें शुरू की गई है। वहीं अगर देहरादून से बात की जाए तो देहरादून राजधानी है और यहाँ पर जो ऑनलाइन बस सर्विसेज है वो भी जल्द खोली जाएगी। 22 जनवरी के बाद माना जा रहा है कि अत्यधिक भीड़ें इन बसों में देखने को मिलेगी, क्योंकि उत्तराखंड की बात की जाए तो तीर्थयात्री है वो अत्यधिक यहाँ पर आएंगे और तीर्थयात्री, क्योंकि उत्तराखंड की बात की जाए तो देवभूमि है, ऐसे में माना जा रहा है कि यहाँ से भी जो लाखों की संख्या में लोग 22 जनवरी के बाद रामलला के दर्शन कर सकेंगे। जी, आसानी से इसका टिकट मिल जा रहा है ऑनलाइन या फिर बस स्टैंड पे ही इसका टिकट कोई भी आसानी से प्राप्त कर सकता है? तुषार, क्या अपडेट है? बस सर्विस की बात की जाए तो इसमें अभी फ़िलहाल जो ऑनलाइन टिकट बुकिंग अभी आगे देखने को मिलेगी, क्योंकि कल से ही बस सर्विस शुरू हुई है 3 जिलों में। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि इसे ऑनलाइन माध्यम से भी लिया जाए, क्योंकि आने वाले 22 जनवरी के बाद ये माना जा रहा है कि इस बसों में काफ़ी भीड़ देखने को मिलेगी। वहीं अगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात की जाए तो उन्होंने रेल मंत्री को भी पत्र लिखा है कि वो जल्द से जल्द जो रेल सर्विस है वो भी अयोध्या तक करें। वहीं जो नागरिक उद्यान मंत्री है जो हवाई यात्रा देखते हैं, उन्होंने उनसे भी मांग की गई है पत्र के माध्यम से कि वो जल्द से जल्द। ठीक है तुषार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो बता दें कि श्री राम के नारे के साथ बस में जो आवाज़ है वो गूंजी हुई है और ऐसे में बस की शुरुआत हो चुकी है अयोध्या तक के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बता दें कि मौसम विभाग ने किया है घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी और हरिद्वार यूएस नगर के लिए ये अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून में रहेगा कोहरे का असर, तो मौसम विभाग ने किया है कोहरे का अलर्ट जारी। हरिद्वार और यूएस नगर के लिए ये अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून में रहेगा कोहरे का असर, जनता से ज़्यादा सावधानी बरतने की अपील जो है वो की गई है। कोहरे के चलते विजिबिलिटी 0 हो चुकी है। सर्दी का सितम लगातार जारी है। मुश्किल में जनजीवन हो चुका है और बता दें लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कोहरे के कारण। घने कोहरे के साथ शीतलहर भी लगातार चल रही है, जिसके कारण लोग काफ़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। विक्रम सिंह मौसम वैज्ञानिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया वॉइस पर। जी नमस्कार। कब तक ये कोहरे का प्रकोप देखने को मिलेगा? देखिए अभी 2 से 3 दिन तो लग रहा कि रहेगा और उत्तराखंड के जो मैदानी क्षेत्र है जिसमें कि हरिद्वार उधमसिंह नगर है तो दिन में वहाँ कोल्ड डे कंडीशन भी वो देखने को मिल रही है। तो मैं कहूँगा 1-2 दिन और भी अच्छी ठिठुरन रहने वाली है। जी। तो शीतलहर भी इसी तरीके से चलेगी? देखिए अभी दिन में तो तापमान हमारे सामान्य के आसपास ही बल्कि 1-8 डिग्री ऊपर भी है। अगर पहाड़ों में या और भी लगे क्षेत्रों में बात करें, केवल इन 2 को अगर छोड़ दें, लेकिन जो 2-1 दिन से देख रहे हैं कि थोड़ा जो विंड है स्पीड जो थोड़ा इंक्रीज हुआ है तो उसकी वजह से जो विंड के लिए इफेक्ट होता है वो उसकी वजह से आपको लगेगा कि हाँ ठंडा ज्यादा हो रहा है। एक तो ये चीज है। दूसरा चीज है कि जैसे जो मैदानी क्षेत्र है तो वहाँ कोहरा है इस समय और उसकी वजह से ठिठुरन ज्यादा है। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है क्या? अभी 5 से 6 दिन तो साफ है मौसम, नहीं लगता ऐसा कुछ जो है। लेकिन उसके बाद एक पश्चिम विक्षोभ आ रहा है, हालांकि वीक सा ही है, वो भी कोई बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा अभी, पर उसका अगर कुछ बनता है तो आगे बताया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो बता दें कि आप मौसम वैज्ञानिक को सुन रहे थे, उनकी तरफ से कहना है कि अभी मौसम सामान्य है लेकिन आने वाले दिनों में बर्फबारी संभव है, शीतलहर और ज़्यादा हो सकती है। विजिबिलिटी 0 हो चुकी है लेकिन शाम के समय ये देखने को मिलता है। तो येलो अलर्ट कई ऐसे क्षेत्र जहाँ पे जारी कर दिए गए हैं। बता दें कि मौसम वैज्ञानिक का साफ तौर पर कहना है कि शाम के समय जो है वो विजिबिलिटी 0 हो जाती है। अभी मौसम सामान्य है। तो देहरादून में कोहरे का असर देखने को मिलेगा और लगातार ये हम तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से
कोहरा लगातार हुआ है, विजिबिलिटी शून्य हो चुकी है, लोगों को गाड़ी चलाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसे में ये सिर्फ ना देहरादून की बात है बल्कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे विजिबिलिटी शून्य हो चुकी है। जनता काफी परेशान है, लोगों के जीवन अस्त व्यस्त हो चुके हैं और ये पीक पॉइंट है अभी ठंडी का और आगे चल के बर्फबारी भी हो सकती है। पहाड़ी क्षेत्रों में, मैदानी इलाकों में भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। कोहरे भी लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से विजिबिलिटी शून्य हो रही है। लोगों को गाड़ी चलाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो गाड़ियां पहले दौड़ती थी अब रेंगती हुई नजर आ रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में और भी ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है क्योंकि वहां ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो कोहरे के चलते विजिबिलिटी शून्य हो चुकी है और मौसम विभाग ने साफ तौर पे येलो अलर्ट जारी कर दिया है। अंजना गोयल कोटद्वार से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास चौहान हरिद्वार से। हरिद्वार की बात की जाए विकास, तो हरिद्वार में भी येलो अलर्ट जारी हो चुका है, क्या अपडेट है मौसम को लेकर? जिस तरह से मौसम विभाग के द्वारा 2 दिन का एक बार फिर से येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें मौसम विभाग के अनुसार जहां शीतलहर लगातार चलेगी और वहीं कोहरे का भी प्रकोप यहां पर रहने वाला है। कम से कम हरिद्वार में और जो उधम सिंह नगर है, इन जो मैदानी क्षेत्र के जिले हैं उनमें लगातार कोहरा बना रहेगा। और अगर हम बात करें पूरे जो आम जनजीवन की, तो बिल्कुल बहुत देरी से लोगों का रोज के रूटीन के काम है बहुत देरी से शुरू हो रहे हैं। लगभग 10-11 के बाद ही लोग घरों से निकल पा रहे हैं। अगर हम इस समय भी बात करें, क्योंकि 12 बजने को हैं और आज भी हरिद्वार में अमूमन पिछले जो 3 दिन से मौसम चल रहा था वही आज भी है कि मौसम अभी तक सूरज यहाँ पर नहीं निकला है और लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। लगातार जो ठंड है वो लगातार बढ़ती जा रही है और माना, क्योंकि अगर हम कल शाम की बात करें, काफी शाम के समय काफी तेज हवाएं भी हरिद्वार में यहाँ पर चली हैं, जो काफी सर्द यहाँ पर थी, जिस कारण लोग जल्द ही करीबन 6 बजे के आसपास ही लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गए थे। तो कह सकते हैं लगातार प्रकोप इस ठंड का लगातार जारी है, जिस कारण जहां बाजार सोने पड़े हैं, तो वहीं घाटों की बात करें, क्योंकि हरकी पैड़ी जैसे क्षेत्र भी जहां श्रद्धालु 12 महीने पहुंचते हैं, लेकिन वहां भी इस ठंड के कारण बहुत सुनसान सा एक माहौल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कह सकते हैं बिल्कुल। अंजना, अगर बात की जाए कोटद्वार की, तो क्या वहां पे धूप की किरणें नजर आ रही है? मौसम सामान्य हो चुका है या अभी भी कोहरे का प्रकोप देखने को मिल रहा है? अंजना जी, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से मौसम ने अभी भी वही पारा गिरा हुआ है काफी, और लोग काफी परेशान है ठंड से। वही आवाजाही भी हम देखते हैं तो बहुत कम हो रही है और दिन में लोग गाड़ियों की लाइटें जला करके चल रहे हैं, जिससे कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। वही अगर मौसम विभाग की जो चेतावनी दी हुई है, उनका कहना है कि आने वाले समय में बारिश और बर्फबारी दोनों हो सकती है। लेकिन बर्फबारी जिस तरह से मौसम विभाग ने बताई है, तो यहाँ पर जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर पर्यटकों का ज्यादा लगातार हो रहा है। अगर हरिद्वार की बात की जाए तो देखिए ठंड इतनी ज्यादा है कि यहाँ पे श्रद्धालुओं की संख्या में कमी देखने को मिल रही है। क्या आने वाले दिनों में ये संख्या बढ़ सकती है या इसी तरीके से रहने वाला है? आने वाले दिनों में अगर हम बात करें, क्योंकि अभी तो फिलहाल जो सर्दी है उस कारण लोग यहाँ पर कम ही लोग हरिद्वार में जो हरकी पैड़ी या उसके जो आसपास के घाट हैं वहाँ पर बहुत कम लोग पहुँच रहे हैं, क्योंकि जो श्रद्धालु या सैलानी अगर आ भी रहे हैं तो सर्दी का या बर्फबारी का मौसम का आनंद लेने के लिए वो पहाड़ों की ओर रुख कर रहे हैं। हालांकि जिस तरह से मकर संक्रांति का जो स्नान है वो भी जल्द 14 तारीख को आने वाला है, तो उसको लेकर जहां जिला प्रशासन अपनी तैयारियों में लगा है, जहां रूट डाइवर्जन को लेकर मंथन किया जा रहा है, वहीं क्योंकि साल का पहला बड़ा स्नान ये मकर संक्रांति का यहाँ पर होने जा रहा है, तो उसको लेकर भी जो जिला प्रशासन है वो तैयारियों में है। तो उससे उम्मीद ये लगाई जा रही है कि उस दिन लाखों की संख्या में एक बार फिर से हरिद्वार में श्रद्धालुओं का जमावड़ा यहाँ पर देखने को मिलेगा।
जी बिल्कुल, अभी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज़रा जानकारी के लिए। अभी क्या अपडेट है मौसम को लेकर, कब तक ऐसे ही मौसम रहने वाला है, क्या कुछ जानकारी? तो बिल्कुल अभी हम ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड में अगले 24 से जो 48 घंटे हैं वो इसी प्रकार से मौसम शुष्क रहने की संभावना है, जिसमें मैदानी क्षेत्रों में कोहरा ज्यादा यहाँ पर छाया रहेगा, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से घने कोहरे का येलो अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है। और ये कहा जा सकता है कि पूर्व में मौसम विभाग ने 9 से 10 जनवरी के बीच में हल्की बारिश की संभावना यहाँ पर जताई थी, लेकिन जो पश्चिमी विक्षोभ के जो सक्रिय होने की जो संभावना थी उस प्रकार से मौसम सक्रिय नहीं हो पाया, और यही वजह रही कि पहाड़ों पर या मैदान क्षेत्रों में जो हल्की बारिश होनी थी, बर्फबारी होनी थी, वो यहाँ पर नहीं हो पाई। लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले अगले 3 से 4 दिन के भीतर हल्की कुछ संभावना यहाँ पर नजर आ रही है, जिसमें हल्की बारिश या फिर जो हल्की बर्फबारी पहाड़ी क्षेत्रों में होने की संभावना है, जिसमें 5 जनपदों के लिए मौसम विभाग ने मौसम बदलने का अनुमान यहाँ पर जताया। लेकिन ये कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से मौसम अभी बना हुआ है उसको देखते हुए पहाड़ी क्षेत्रों में जो ठंड है वो और यहाँ पर बढ़ेगी, और उसका असर मैदानी क्षेत्रों में भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो सामान्य तापमान जो अभी तक 2 से 4 डिग्री जिसमें गिरावट नजर आ रही थी, उसमें और बढ़ोतरी यहाँ पर होगी। लेकिन मौसम शुष्क रहने की वजह से ये कहा जा सकता है कि उत्तराखंड में जो पाला है वो ज्यादा यहाँ पर बढ़ने की संभावना है। घना कोहरा मैदानी क्षेत्रों में और ज्यादा परेशानियां यहाँ पर बढ़ा सकता है, तो इसलिए जनता से भी और यहाँ पर आने वाले सैलानियों से भी जो एहतियात है इस सर्दी के मौसम में बचने के लिए उनको इस्तेमाल करने के लिए कहा गया, ताकि वो किसी भी परेशानी से बचे रह सके। जी बिल्कुल, हमें बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे से जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा ठंड है, कोहरा भी काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी शून्य हो चुकी है, ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहे इंडिया वॉइस।